हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पास्टिसिटी, रिजिडिटी एंड फ्लेसिडिटी। तो आपने ये सारी टर्म्स कहीं ना कहीं सुनी होंगी और पढ़ी होंगी जब भी आप न्यूरो पढ़ते हो, राइट? तो इन टर्म्स के बीच में हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इनमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर होने वाला है। तो ये समझने से पहले कि रिजिडिटी, स्पास्टिसिटी एंड फ्लेसिडिटी ये क्या होता है, हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि बेसल गैंग्लिया क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है एंड लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है। उसके बाद ही हम तीनों टर्म्स को समझ पाएंगे एंड इनके बीच में डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट बेसल गैंग्लिया। सो बेसल गैंग्लिया क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई जो कि आपकी ब्रेन में लोकेटेड होता है। ठीक है, अब इसके 5 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 5 न्यूक्लियाई को मिलकर आपका बेसल गैंग्लिया बनता है। कौन कौन सा? कॉर्डेट न्यूक्लियस, प्यूटामेन, ग्लोबस पोलाइडस, सब्सटैंशिया नाइग्रा एंड सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा। सो इन 5 न्यूक्लियाई से मिलकर टुगेदर क्या बनता है? आपका बेसल गैंग्लिया। तो ये तो हो गई एक चीज क्लियर। उसके बाद मैंने दूसरी टर्म कही थी, दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन। सो अपर मोटर न्यूरॉन में आपके वो न्यूरॉन्स जो कि आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूएमएन, दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन। एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? वो न्यूरॉन्स जो कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स में, या फिर वो नर्व्स जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है एंड आपके लिम्स को सप्लाई करती है, उनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। तो आई होप कि अब आपको बेसल गैंग्लिया क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है एंड लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं वापस इन तीनों टर्म्स के ऊपर ही कि स्पास्टिसिटी क्या होती है, रिजिडिटी क्या होती है एंड फ्लेसिडिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट फ्लेसिडिटी। सो फ्लेसिडिटी का क्या मतलब होता है कि जो आपकी मसल है उसके अंदर कोई टोन नहीं बची है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बिल्कुल सीधी बैठी हूँ, आई एम इन इरेक्ट सिटिंग पोजीशन, तो मेरी जो मसल्स है उनमें कुछ अमाउंट ऑफ टोन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो मेरी बॉडी है या फिर जो मेरा स्केलेटल सिस्टम है बोन्स का, वो सीधा खड़ा हुआ है। मतलब मैं सीधी ऐसे बैठी हुई हूँ विथ माई स्पाइन स्ट्रेट। अगर मेरी जो एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं जिन्होंने मुझे सीधा बैठने में मदद कर रखी है, अगर उनमें टोन ही नहीं होगी तो मैं तो ऐसे बैठ जाऊंगी, मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगी सीधी होके, है ना? सो दैट मीन्स कि जो मसल्स होती है उनमें कुछ अमाउंट ऑफ टोन प्रेजेंट होती है जो कि हमारा पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करती है। फ्लेसिडिटी में क्या होता है कि ये जो टोन होती है ना मसल की, ये बिल्कुल गायब हो जाती है। तो अगर ये टोन चली जाएगी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी के हाथ में फ्लेसिडिटी हो रही है, तो अभी मैं अपना हाथ ऐसे रख पा रही हूँ आराम से चेयर के ऊपर, राइट? बट अगर टोन नहीं है, मैं फ्लेसिडिटी में चली गई, तो क्या हो गया? मेरा हाथ ऐसे लटक गया, इसमें बिल्कुल भी जान ही नहीं है। मुझे अगर मेरे को कोई ऐसा पेशेंट दिख रहा है जिसको फ्लेसिडिटी है, तो मुझे पैसिवली उसका हाथ ऐसे मोड़ना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में इतनी जान ही नहीं है कि वो उसे खुद ऊपर ले आए, एंड फिर भी उसका हाथ ऐसे लटका लटका ही ऊपर नीचे मुझे करना पड़ेगा पैसिवली। सो दिस इज कॉल्ड फ्लेसिडिटी। अब फ्लेसिडिटी को आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये फ्लेसिडिटी है ना? सो फ्लेसिडिटी कौन कौन से केसेस में आती है आपके? जब आपको लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन होता है। तो जब भी आपका जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो वाला सिस्टम इफेक्ट होता है, तो आपको क्या देखने को मिलेगी? हमेशा फ्लेसिडिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद दो टर्म्स रह गए, स्पास्टिसिटी एंड रिजिडिटी। सो जब भी बेसल गैंग्लिया में कोई लीजन होता है या फिर बेसल गैंग्लिया में कोई पैथोलॉजी आती है, तो उसकी वजह से क्या आती है? रिजिडिटी आती है। एंड स्पास्टिसिटी कब आती है? तो जब आपका अपर मोटर न्यूरॉन जो होता है, जो हमने पढ़ा, जिसमें आपके न्यूरॉन जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, अगर उनमें कोई लेजन होता है या फिर उनमें कोई पैथोलॉजी होती है, तो पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हो जाती है? स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाती है। अब ये स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी ये क्या होता है? तो इनमें क्या होता है कि आपकी जो मसल की टोन रहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फ्लेसिडिटी में क्या हो रहा था? कॉन्ट्रेरी हो रहा था कि जो टोन है वो बिल्कुल गायब ही हो गई, टोन बची ही नहीं है मसल के अंदर, है ना? बट स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी में क्या होता है कि जो आपकी टोन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि आपका जो हाथ है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के अपर लिम्ब में स्पास्टिसिटी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका हाथ ऐसे ही रहेगा। मुझे बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी इसका हाथ ऐसे सीधा करवाने में, क्योंकि ये इतना टाइट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ गया कि स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी में मसल जो है वो बहुत स्टिफ, बहुत टाइट इस तरीके से हो जाती है। बट अगर मान लो मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि इसको स्पास्टिसिटी है या रिजिडिटी है?
सबसे पहले तो मैं उसकी एमआरआई या कोई भी रिपोर्ट देख के ये बता सकती हूँ कि अच्छा इसको अगर बेसल गैंग्लिया में कोई पैथोलॉजी है तो इसकी रिजिडिटी है, और अगर इसके अपर मोटर न्यूरॉन में कोई कंडीशन हुई है, कोई पैथोलॉजी हुई है, तो इसको स्पास्टिसिटी है। बट फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा हो कि आपके पास पेशेंट सिर्फ ये ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, बहुत मसल की टोन हाई है, हाइपरटोनिक स्टेट में आपको आपके पास वो आता है, और उसके पास कोई लैब इन्वेस्टिगेशन लैब रिपोर्ट भी नहीं है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे बिटवीन स्पास्टिसिटी एंड रिजिडिटी? तो इसको आओ चलो अच्छे से समझते हैं। तो स्पास्टिसिटी क्या होता है? स्पास्टिसिटी इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, whereas rigidity is independent of velocity. That means it doesn't depend upon the velocity. अब ये velocity dependent and velocity independent ये क्या नई चीज आ गई? चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट आता है मेरे पास और उसका हाथ जो है उसका ऐसे हाइपरटोनिया हो रहा है, उसकी मसल की जो टोन है वो बहुत बढ़ गई है, ठीक है। अब अगर किसी पेशेंट को स्पास्टिसिटी होगी और मैं उसे जबरदस्ती जल्दी जल्दी मूवमेंट करवाऊं, पैसिवली मैं उसका हाथ पकड़ के ऐसे जल्दी जल्दी मूवमेंट अगर उसे करवाऊंगी, तो जो स्पास्टिसिटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब कि जो मसल की टोन है, मसल की जो टाइटनेस मुझे फील हो रही है उसका हाथ मोड़ते हुए, वो और बढ़ जाएगी। वेयरएज अगर मैं धीरे 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 उसका हाथ नीचे लेके आऊंगी, धीरे 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 उसका हाथ ऊपर लेके जाऊंगी, तो जो मसल की टोन है या फिर जो मुझे टाइटनेस फील हो रही है वो कम हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ा देती हूँ, यानी कि जिस स्पीड से मैं पेशेंट की जो मूवमेंट है वो करवा रही हूँ पैसिवली, अगर मैं वो जल्दी जल्दी कराती हूँ तो स्पास्टिसिटी बढ़ जाएगी। बट अगर मैं वही बहुत धीरे 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 करा रही हूँ तो स्पास्टिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो दिस इज हाउ स्पास्टिसिटी इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, कि जब स्पास्टिसिटी होगी और अगर आप पेशेंट की जो मूवमेंट है वो तेज कराओगे और धीरे कराओगे, तो आपको उसकी मसल की टोन के अंदर फर्क दिखाई देगा। यही चीज अगर किसी पेशेंट को मान लो रिजिडिटी है, ठीक है, अब फॉर सपोज मेरे हाथ में रिजिडिटी है और मैं बहुत तेज भी मूवमेंट करा दी मैंने पेशेंट को, और मैंने बहुत धीरे धीरे भी मूवमेंट करा दी, और मैंने एक नॉर्मल स्पीड पे भी पेशेंट को पैसिव आरओएम दिया, पर उसके मसल टोन के ऊपर, उसके मसल टाइटनेस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को क्या है? पेशेंट को रिजिडिटी है, ना कि स्पास्टिसिटी। राइट। सो अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, हाइपरटोनिक मसल लेके, हाइपरटोनिया लेके, और आपको डिफरेंशिएट करना है कि इसको स्पास्टिसिटी है या फिर इसको रिजिडिटी है, तो हम यही टेस्ट करके आइडेंटिफाई करते हैं। राइट। तो आई होप कि आपको इस चीज से क्लियर हो गया होगा कि स्पास्टिसिटी एंड रिजिडिटी में हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है क्लिनिकली फ्रॉम अ थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अब जब स्पास्टिसिटी होती है तो उसमें जो डीटीआर होते हैं, यानी कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो एग्जैजरेट हो जाते हैं। वेयरएज फ्लेसिडिटी के अंदर वही रिफ्लेक्सेस बहुत कम हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बाइसेप्स के टेंडन पे ऐसे मारूंगी, है ना, किसी पेशेंट के, तो ये रिफ्लेक्स नॉर्मल आएगा ही आएगा। बट अगर किसी पेशेंट को फ्लेसिडिटी है तो क्या आएगा कि अगर मैं उसका टेंडन ऐसे स्ट्राइक कर रही हूँ तो कुछ रिफ्लेक्स आएगा ही नहीं, बहुत कम डिमिनिश्ड होके आएंगे। और अगर वही किसी को स्पास्टिसिटी है तो कैसे आएगा कि मैंने उसके टेंडन पे मारा एंड ऐसे जोर जोर से ऐसे रिफ्लेक्स आएंगे उसके। ठीक है, कई बार स्पास्टिसिटी के साथ हमें क्लोनस भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्लोनस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये पेशेंट को स्पास्टिसिटी है और मैं इसकी मूवमेंट करवा रही हूँ पैसिवली, तो कई बार ऐसे इनवॉलेंट्री रिदमिक ऑसिलेशन यानी कि शेकिंग, ठीक है, ये होने लग जाता है पेशेंट को। तो जब मैं मूवमेंट करा रही हूँ तो पेशेंट का हाथ ऐसे कांपने लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोनस कहते हैं। इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं? क्लोनस। तो ये भी हमें स्पास्टिसिटी में देखने को मिलता है। राइट। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको इन तीनों ही टर्म्स के बीच में डिफरेंस करना आ गया होगा, एंड क्लिनिकली भी इफ अ पेशेंट अप्रोचेस यू, है ना, तो यू कैन डिफरेंशिएट नाउ बिटवीन स्पास्टिसिटी एंड रिजिडिटी विदाउट एनी क्लिनिकल, विदाउट एनी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कि इसको स्पास्टिसिटी है या इसको रिजिडिटी है या इसको फ्लेसिडिटी है। राइट। सो आई होप इस वीडियो से आपके जो सारे डाउट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे, एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।